सोचिए, आप देश की सरकार चला रहे हैं, किंतु आपके पास एक चपरासी तक रखने की ताकत नहीं है। आपका राजनीतिक दुश्मन यह तय करे कि आपके पास चपरासी होना चाहिए या नहीं। जी हां, आजादी से ठीक पहले बनी भारत की अंतरिम सरकार में कांग्रेसी मंत्रियों के साथ ठीक यही हुआ था। आखिर मुस्लिम लीग ने जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल होकर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरी नेहरू सरकार को ही पंगु बना दिया? आइए जानते हैं यह अनसुना ऐतिहासिक सच। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 92वां एपिसोड, एक चपरासी तक नहीं रख सकते थे नेहरू और पटेल। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि जब लॉर्ड वेवेल ने भावी भारत के लिए संविधान बनाने हेतु संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया तो मुस्लिम लीग ने उसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया तथा मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में जाकर ऊधम मचाने लगा कि 2 संविधान सभाओं का निर्माण होना चाहिए, एक हिंदू भारत के लिए तथा दूसरा मुस्लिम भारत अर्थात पाकिस्तान के लिए। इस पर अंग्रेज सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया कि इस हट से कुछ नहीं मिलेगा, यदि अपना भला चाहता है तो संविधान सभा में शामिल हो जा। इस पर जिन्ना भारत लौट आया तथा संविधान सभा में शामिल होने की बजाय अंतरिम सरकार के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करने में जुट गया। वीरेंद्र कुमार बरनवाल ने लिखा है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी वस्तुतः जिन्ना की गृहयुद्ध की रणनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच पर विस्तार था। जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस को सलाह दी कि वित्त मंत्रालय कांग्रेस के पास रहे तथा सरदार पटेल उसके मंत्री बने, क्योंकि सरकार चलाने के लिए उन्हें कदम कदम पर इस मंत्रालय की आवश्यकता होगी। सरदार पटेल तब तक जिन्ना को तथा पूरी मुस्लिम लीग को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को वित्त मंत्रालय देना बेहतर समझा ताकि गृह मंत्रालय और रियासती मंत्रालय अपने पास रख सकें तथा इन मंत्रालयों का उपयोग आज़ादी के समय देशी राज्यों को भारत में ही बनाए रखने में किया जा सके। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खां को अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया, किंतु लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय मिलने से खुश नहीं था। वह अपने लिए गृह मंत्रालय चाहता था। चौधरी मोहम्मद अली ने लियाकत अली को समझाया कि वित्त मंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ऐसा बजट बनाए कि कांग्रेस की सहायता करने वाले उद्योगपतियों का दम निकल जाए। चौधरी मोहम्मद अली भारतीय अंकेक्षण और लेखा सेवा का अधिकारी था। उसने लंदन से अर्थशास्त्र तथा विधि में शिक्षा प्राप्त की थी। चौधरी मोहम्मद अली के सुझाव पर लियाकत अली ने वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खर्चे के मदों पर आपत्ति उठाने लगा। ऐसा करके मुस्लिम लीग सरकार में होते हुए भी सरकार को ठप्प कर देना चाहती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, मंत्रिमंडल के मुस्लिम लीगी सदस्य प्रत्येक कदम पर सरकार के कार्यों में बाधा डालते थे। वे सरकार में थे और फिर भी सरकार के खिलाफ थे। वास्तव में वे इस स्थिति में थे कि हमारे प्रत्येक कदम को ध्वस्त कर सकें। लियाकत अली खान ने जो प्रथम बजट प्रस्तुत किया वह कांग्रेस के लिए नया झटका था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि कांग्रेस की घोषित नीति थी कि आर्थिक असमानताओं को समाप्त किया जाए और पूंजीवादी समाज के स्थान पर शनैः समाजवादी पद्धति अपनाई जाए। जवाहरलाल नेहरू और मैं भी युद्ध काल में व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा कमाए जा रहे मुनाफे पर कई बार बोल चुके थे। यह भी सबको पता था कि इस आय का बहुत सा हिस्सा आयकर से छुपा लिया जाता था। आयकर वसूली के लिए भारत सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि लियाकत अली ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उद्योग और व्यापार पर इतने भारी कर लगाए कि उद्योगपति और व्यापारी त्राही त्राही करने लगे। इससे न केवल कांग्रेस को अपितु देश के व्यापार और उद्योग को स्थायी रूप से भारी क्षति पहुंचती। लियाकत अली ने बजट भाषण में एक आयोग बैठाने का प्रस्ताव किया
जो उद्योगपतियों और व्यापारियों पर आयकर न चुकाने के आरोपों की जांच करे और पुराने आयकर की वसूली करे। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली ने घोषणा की कि ये प्रस्ताव कांग्रेसी घोषणा पत्र के आधार पर तैयार किए गए हैं। कांग्रेसी नेता उद्योगपतियों और व्यापारियों के पक्ष में खुले रूप में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। लियाकत अली ने बहुत चालाकी से काम लिया था। उसने मंत्रिमंडल की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली थी कि बजट साम्यवादी नीतियों पर आधारित हो। उसने करों आदि के विषय में मंत्रिमंडल को कोई विस्तृत सूचना नहीं दी थी। जब उसने बजट प्रस्तुत किया तो कांग्रेसी नेता भौंचक्के रह गए। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने अत्यंत आक्रोश से इस बजट का विरोध किया। वित्त मंत्री की हैसियत से लियाकत अली खां को सरकार के प्रत्येक विभाग में दखल देने का अधिकार मिल गया। वह प्रत्येक प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर देता था या फिर उसमें अत्यधिक बदलाव कर देता था। उसने अपने कार्यकलापों से मंत्रिमंडल को पंगु बना दिया। मंत्रीगण लियाकत अली खां की अनुमति के बिना एक चपरासी भी नहीं रख सकते थे। लियाकत अली खां ने कांग्रेसी मंत्रियों को ऐसी उलझन में डाला कि वे परेशान हो गए। घनश्याम दास बिरला ने गांधी जी और जिन्ना के बीच खाई पाटने के उद्देश्य से लियाकत अली खां को समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में कांग्रेस के अनुरोध पर वायसराय ने लियाकत अली खां से बात की और करों की दरें काफ़ी कम करवाईं। अगले एपिसोड में देखिए, या तो आज़ादी ले लो या फिर लावारिस रह जाओ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।